कम उम्र में ही अपने घर को छोड़कर किसी के साथ भाग जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है, यह सिर्फ वही जान सकती हैं। उनके साथ क्या बीती है, यह वह न तो किसी से बता सकती हैं और न ही किसी से कह सकती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इश्क का नशा सर पर ऐसा चढ़ता है कि बिना सोचे समझे माँ बाप की इज्जत तार तार करके एक लड़के के साथ घर से भाग जाती हैं। और वह लड़का भी 4 दिन उसके साथ रंगरलियाँ मनाकर उसे छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। सोचती है घर वापस जाऊं, लेकिन डर से कदम पीछे खींच लेती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस लड़की का अब क्या होगा? क्या इसकी ज़िंदगी इसको कहाँ तक लेकर जाएगी? वह बेड पर एक पाँव रखे घुंघरू उतार रही थी, जो अभी कुछ देर पहले ही सुरूर भरी महफिल में तबले की तगड़ तगड़ दम दम से सस्ते दामों बजने वाले बाजे की आवाज़ में मन मस्त होने से गरज से पहने थे। उसकी दूधिया रंगत के पैर लश्कारे मार रहे थे और मेहंदी लगे हाथों में चमक उठ रही थी। आद वो ये कहते हुए पास रखे सोफे पर बैठ गए, जिसके हाथ में अध पिया सिगार था और बदन पर बड़ी ही खूबसूरत सफ़ेद कॉटन पहन रखी थी। मिर्ज़ा साहब महफिलों तो बाकायदा एहतमाम से देखा करते थे, मगर आज कमरे तक आने की जुर्रत भी कर बैठे। जुर्रत तो उन्हें पहले से ही थी, मगर आज मेहरुनिशा के कमरे में मर्दानगी का पहला कदम रखा था। ये पल उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था, मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। उधर मेहरुनिशा की तरफ से भी आदाब का जवाब मिला। उसके हल्के सुनहरे बालों का आधा हिस्सा कमर तक फैला हुआ था और आधे बालों में लटक कर उसके चेहरे को छुपा रखा था। वह बेनियाजी से घुंघरू उतार रही थी। उसकी ये बेनियाजी उसको उस कोठे से मगरूर तवायफ कहलवाती थी। वह कोठे में मौजूद सबसे अलग थी। कमरे की सुर्ख रोशनी में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। टेबल पर गुलदान बड़ी नफासत से रखे थे। पास में रखा खाली डस्टबिन इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ रहने वाली साफ शफाफ और पसंदीदा है। मिर्ज़ा साहब बोले, आप खुद और अपनी खाल बड़ी ही दिलरुबा हैं। हरीने के जैसी आपकी आँखें हैं। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत समी महफिल है। आज तो आपकी पहली एंट्री से ही दिल लुभा लिया। मुझ समेत कई रईसजादे बड़ी तड़प रखते हैं और आपसे मिलने का दिलों में ख्वाब रखते हैं। माशाअल्लाह, क्या हुस्न पाया है आपने। लगता है खुदा ने बड़ी फुर्सत से तराशा है आपको। मिर्ज़ा साहब बिना रुके ही बोलते चले जा रहे थे। यह कोई नई बात नहीं थी, मगर उसके लिए ये नई बात ही थी। मेहरुनिशा को सफ़ेद पोश कपड़े की चादर ओढ़े उस शख्सियत में एक भेड़िए की रूह दिखाई देने लगी। उसके दांतों में उसे अपने जिस्म की भूख से रालें टपकती नजर आई। वह पेशावर तवायफ नहीं थी। उसकी गलतियों से भागते भागते ज़िंदगी ने उसे उस कोठे में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी गलतियाँ जिनके दाग जिस्म पर यूं लगे रह जाते हैं, अगर उन्हें खुरच के मिटाने की कोशिश की जाए तो मुंह से खून रिसने लगे और यह निशान एक गहरे जख्म की सूरत में उभरने लगे। यहाँ आए उस मुश्किल से 3 महीने हुए थे। गोल्डन फ्रॉक पहने एक चंचल कमसीन हसीन तवायफ, जिसकी जवानी फूट फूट कर रुखसारों से बह रही थी, वह बेड पे क्राउन में पुस्त लगाए बैठी थी और उसी बेनियाजी से कंगन उतार रही थी कि वह शख्स फिर से बोला, क्या ख्याल है, आज रात हमारे नाम हो जाए तो क्या तमाशा हो। मिर्ज़ा साहब के लहजे में जहर बड़ा मिठास था।
बाइज्जत शहरी के रूप बेगैरती का इश्तेहार बन चुकी थी और उसकी इस तरह की बातें उस मासूम चिड़िया की रूह को घायल करती जा रही थीं, मगर वह फिर से चुपचाप उसकी बातें सुनती चली जा रही थी। लेकिन सब्र करने की भी एक हद होती है। फिर एकदम भड़क उठी। आप जा सकते हैं मिर्ज़ा साहब के चेहरे पे नागवारी न जाने कब गुस्से में बदल गई। जेब पे हाथ मारा और पैसों की एक गड्डी उसके सामने फेंक दी। यह लो अपना मुआवजा, तुम्हारा यही काम है और तुम्हारी यही नौकरी है। तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई एक रंडी होकर मेरे सामने बोलने की। पैसे का गुरूर उनके लहजे से लाटे मार रहा था। तुम एक तवायफ हो और तवायफ ही बनी रहो, यही तुम्हारा हक है। गुस्सा, गुरूर, तंज, यह सब मिलकर एक घिनौना रूप धारण किए हुए थे। न जाने इस सेठ को क्या जाम खाए जा रहा था कि वह मुसलस उस लड़की की अजमत खरीदने को एक एहसान की तरह जता रहा था। मेहरून मेहरून, यह कैसा शोर है। बाहर से आवाज़ आई और आवाज़ देती देती अंदर दाखिल हो गई। यह शायद कोठे की मौजूद तवायफ़ों की सरदार थी। खैर जो भी थी, बड़ी गुस्सेदार आवाज़ में अंदर दाखिल हुई। साइड में रखे सोफे पर शहर के शरीफ तरीन सेठ बैठा शिकार पीते हुए धुएं से कमरे में बदबू फैला रहा था और बेड पर पड़ी नोटों की गड्डी हर चीज़ को खुली किताब की तरह साबित कर रही थी। वह लड़की सर झुकाए खामोश बैठी थी, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। एक पल की खामोशी का सांप कमरे में मौजूद हर चीज को डस गया, मगर एक खामोशी उस औरत की रौबदार आवाज़ ने तोड़ दी। अरे मिर्ज़ा साहब, आपको मना किया था। आप बाहर तशरीफ़ लाएं। उठिए, मैं इसे समझाती हूँ। सेठ मिर्ज़ा अपना सिगार डस्टबिन में फेंकते हुए गुरूर भरी मुस्कुराहट लिए उठ गए और वह औरत उसे बाहर ले गई। देखिए सेठ साहब, यह लड़की नहीं है। पिछले 3 महीने से इसे यहाँ लाया गया है। बेचारी नाकाम आशिका है। माशूका निभाने के चक्कर में घर से भागी थी और 4 दिन लड़के ने अपनी रंगरलियाँ बनाने के बाद उसे छोड़कर भाग गया। यह मेरे सोने की चिड़िया है। आप जरा हौसला रखें, गुस्से पर काबू पाएं और कल सुकून से आइए। बाकी सब सिगर बिगर तो चलती ही रहेगी। मगर यह अल्फाज उसके कानों में सीख की तरह चुभ गए थे और उसे अपनी रूह इन लफ्ज़ों के अंगारों पर पकी हुई महसूस हुई। थोड़ी देर गुजरी तो वह औरत अंदर आई और मेहरू के साथ बैठ गई, जो शायद रो रही थी। उसका काजल आंखों से बह चुका था। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर उसे वह दिलासा देने वाली कोई नहीं थी। उसे मालूम हो चुका था कि अब वह वक्त है जिस वक्त में यह मालकिन मुझ पर किए गए सारे एहसानों का बदला मेरी अजमत इज्जत बेचकर उतारेगी। लिहाजा उसके सामने आंसू बहाना बेकार है। देखो मेहरू, मुझे पता है यह काम तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर सोचो, इसके बिना तुम्हारे पास कोई चारा है, कोई रास्ता है। बेगैरती तो तुम घर से भाग कर ही चुकी हो। अब बचा क्या है? तुम्हारे पास बाप तुम्हारी इस हरकत से मर चुका है और तुम्हारे भाई यकीनन तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मार ही डालेंगे। यह कोठा हमारी दुकान है, यह सेठ हमारे ग्राहक हैं, हम बाकायदा प्रोडक्ट हैं। हमारे खरीदारों की जेबों में हमारी रोजी रोटी है और ये ही यहाँ की हकीकत है। पिछले 3 माह में तुम्हें कुछ नहीं कहा गया। यहाँ का माहौल में रच बस गई। अब जरा गौर करो सारी बातों पर और पैसे उठा लो। यह तुम्हारी कमाई है, तुम ही रखना। पहली कमाई, वह यह कहते हुए उठ गई, गोया यह कह गई हो तो बात आखिरी बात है। रात सारी ख्यालों में कटी। नींद की गोलियां खाने के बाद भी कोई असर न हुआ। खुली आंखों से रात रोते रोते सुबह हो चुकी थी। वो रात भर दीवारों से बातें करती रही।
रात भर सोचती रही, बाबा मेरी वजह से बीमार हुए, भाई मुझे मार डालेंगे और यकीनन है ख़ानदान में कोई नहीं है जिसके पास जाया जाए, कोई रहा नहीं, कोई घर नहीं, बाहर भीख मांग लूँगी, लेकिन कैसे लोग वहाँ भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। यह लोग भेड़िए बन चुके हैं। वक्त बढ़ता गया, उसने चाय मंगवाई मगर सोचे मुसलन चारों तरफ से घेर चुकी थी। शाम होती जाएगी और दर्द की कंदील रोशन हो जाएगी। आज फिर से उसे घुंघरू पहनने होंगे, नाचना पड़ेगा और उसके साथ साथ सेठ की गंदी निगाहों की तस्वीर और उसकी शराफत में लिपटी जिस्म की भूख रूह का खाना बनना पड़ेगा। उसे यह सब सोचकर डर लग रहा था। तुम एक तवायफ हो और तवायफ ही बनो, जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। यह ख्याल उसके दिमाग में चोट की तरह लगा और वो तड़प उठी। यह कैसी गाली है, यह कैसा ताना है। क्या मेरा वजूद बस इतना ही है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक अनजानी आवाज़ ने उसे यकीन दिला दिया। वह सहम गई। क्या ये औरत जो अपना आप को बड़ी खुशी से सरेआम बेचती है, क्या इसी की आज़ादी कहते हैं? क्या मैं एक तवायफ हूँ? नहीं नहीं, मैं एक तवायफ नहीं हूँ। दिन भर वो यही सोचती रही। जैसे ही वह उठकर चली, धड़ाम से गिर गई और उसके नाखूनों से खून जारी हो गया। दिमाग की नसें फट गई थी और चाय में डाला गया जहर भी काम कर गया था। और 3 महीने का एहसान वह अपनी जान दे कर चुकी थी। जाते जाते पैसों की गड्डी के पास एक कागज़ लिख कर रख गई थी। मेरी प्यारी अजीज़ बहनों, क्या इसी को इश्क कहते हैं? जिस बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया और बुरी नज़रों से आपको बचा कर रखा, क्या वह इश्क नहीं था? हाँ, मैं मानता हूँ। जवानी एक वक्त ऐसा आता है जिसमें गलती भी सही लगता है, लेकिन यही वह वक्त होता है जिसमें अल्लाह की तरफ से जवानी का कड़ा इम्तिहान लिया जाता है। लड़का हो या लड़की, भागने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको पसंद की शादी करनी है तो अपने माँ बाप से कहें। अगर आपको माँ बाप को उनका ख़ानदान और लड़का या लड़की अच्छे लगेंगे तो वे खुद ही आपकी शादी वहाँ करा देंगे। और माँ बाप को भी इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि पसंद से निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि घर से भाग जाने से 100 गुना बेहतर है। मेरी प्यारी बहनों, जाते जाते बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस मुआशरे में बाप और भाई सर उठाकर चल सकते हैं तो वह सिर्फ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको ये शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी?